हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में, कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम संक्षेप में भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझ जाते हैं ना, तो फिर हमें संविधान को डिटेल में समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग इससे बन जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। उसके पहले अंग्रेज़ों का रूल था हमारे ऊपर। अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल थे, उसके पहले दिल्ली सल्तनत थी, अरब थे, तुर्क थे, अफ़गान थे, और अलग अलग समय में इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया और अपने रूल और रेगुलेशन अप्लाई किए। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी इन सभी शासन व्यवस्थाओं में कि इनमें समानता नहीं थी। जो रूलर थे और जो यहाँ की पब्लिक थी, उनमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा है वह कहीं नहीं था, क्योंकि सारे रूल रूलिंग क्लास के फेवर में बनाए गए थे। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए और हमें एक संविधान निर्माण करने का, नया संविधान निर्मित करने का अवसर मिला, तो हम उन कमियों से दूर होना चाहते थे जो अतीत में हमारे साथ की गई थी अलग अलग शासनकर्ताओं के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को हमने एडॉप्ट किया, निर्मित किया, स्वीकार किया, और 26 जनवरी 1950 को हमने जिस संविधान को लागू किया, उस संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसमें जो पहली विशेषता कही जाती है और जिसको आप ध्यान में रखेंगे कि यह विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वह रिटेन है, लिखित है और दुनिया का विशाल संविधान है। विशाल संविधान, लिखित व विशाल संविधान, ये इसकी पहली विशेषता है। एक नाम याद कर लीजिए, के.वी. कामत। के.वी. कामत ने कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। और आइवर जेनिंग्स तो यहाँ कहते हैं कि इट इज़ टू लॉन्ग, यानी इतना बड़ा है जितना बड़ा इसको होना नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमने 395 अनुच्छेद लगाए, उसको हमने 22 पार्ट में डिवाइड किया और हमने 8 अनुसूचियां उसमें इंक्लूड की। बाद में इन अनुसूचियों की जो संख्या है वो बढ़ करके हो गई 12, और जो पार्ट हैं वे आज की डेट में हैं 25, और ये जो अनुच्छेद हैं वे करीब 470 के आसपास हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब आप संविधान खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें जो क्रमांक है, सीरियल है, वह 395 पर ही ख़त्म होता है। तो फिर आप कहेंगे कि ये 470 की चर्चा क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है कि 1951 से ही इसमें संशोधन होते रहे और 110 के आसपास संशोधन हो चुके हैं। तो कुछ नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। तो यदि आप अनुच्छेद गिनेंगे एक एक करके तो वे 470 के आसपास होंगे, लेकिन अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। जैसे आपने 21 में क्या जोड़ दिया, 21A, तो इसको 2 अनुच्छेद गिनते हैं, लेकिन मूल संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है वह आज भी 395 है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था, लिखित संविधान। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। हाँ, यहाँ 2 बातें आप ध्यान रखिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान लिखित है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में अलिखित संविधान भी है, और यह संविधान केवल और केवल आज की डेट में कहाँ है, ब्रिटेन में है। तो लिखित और अलिखित संविधान के आधार पर जब हम डिवीज़न करते हैं तो अलिखित संविधान ब्रिटेन में है, और अमेरिका के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने अलिखित नहीं बल्कि लिखित संविधान के प्रारूप को अपनाया। हाँ, यहाँ एक चीज़ और देखिए कि अमेरिका जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से, वहाँ के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और
हम कितने हैं? 395। तो कोई पूछे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो अमेरिका का, और सबसे बड़ा संविधान है कहाँ का? भारत का। दूसरी जो विशेषता आप बता सकते हैं वह यह कि ये जो संविधान लिखा गया वह विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेस से लिया गया है, से निर्मित। हमारे संविधान को दो सोर्स से लिया गया है या निर्मित किया गया है। एक को हम कहते हैं आंतरिक, इंटरनल, और दूसरे को कहते हैं बाहरी या एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जब हम इंटरनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से हमने ज़्यादातर चीज़ें ली हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक संरचना है हमारे संविधान की, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, वह कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और एक हकीकत यह है कि लगभग 200 से 250 अनुच्छेद को हमने एज इट इज़ या थोड़े बहुत संशोधन के साथ 1935 से ले लिया है। लेकिन हमने अलग देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया। हम ब्रिटेन से भी कुछ ले आए, हम अमेरिका से भी कुछ ले आए, हम ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ ले आए, हम आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, फ्रांस से भी कुछ चीज़ें लेकर के आए। और इन विदेशी तत्वों को हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लागू किया। लेकिन एक आलोचना यहाँ शुरू हो जाती है जब हम इसको कहते हैं कि हमारा संविधान क्या बन गया? उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग्स। यानी अलग अलग देशों से हमने अलग अलग प्रोविज़न उधार लिए और उसको एक थैले में भर दिया। यह इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि हमने उन अनुच्छेदों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। जो तीसरी विशेषता आप कह सकते हैं वह है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली, यह विशेषता हमने ब्रिटेन से लिया। और क्यों लिया? हमारे सामने तो अमेरिका का भी जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी था, हम इसको भी अपना सकते थे। लेकिन हमने संसदात्मक क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन ने 190 साल शासन किया। और आप जानते हैं कि पहला जो वो एक्ट लेकर के आए थे, वह लेकर के आए थे 1773 में, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और जो आखिरी लेकर के आया मेजर, वह था 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो जो प्रणाली हमारे यहाँ डेवलप उन्होंने की वह पार्लियामेंट्री सिस्टम था, क्योंकि ब्रिटेन में खुद पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो यूएसए में है उसको एडॉप्ट नहीं किया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हमारे सिस्टम को पार्लियामेंट्री क्यों कहते हैं? तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में जो बेसिक अंतर है वह है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के को रिलेशन को लेकर के। यदि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट संबंध है तो वह व्यवस्था होती है क्या? संसदात्मक। यानी आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर बराबर पार्लियामेंट्री सिस्टम। जहां दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहां संसदात्मक होगी, और जहां ये सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी। इसको एक सीधे उदाहरण से समझिए कि भारत में चाहे राज्य स्तर पर चाहे केंद्र स्तर पर जब सरकार बनती है, जैसे अभी सेंटर में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो जो भी कार्यपालिका के यानी मंत्रिपरिषद में जो भी सदस्य होंगे वे संसद के सदस्य होंगे, चाहे वो लोकसभा से लिए जाएं चाहे राज्यसभा से लिए जाएं। लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे तो प्रेसिडेंट और उसके जो मंत्री होते हैं, एक्चुअली उनको सेक्रेटरी कहा जाता है, वो कांग्रेस से यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर नहीं होते। और दूसरी चीज़ होती है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है सामूहिक रूप से
संसद के प्रति और भारतीय संदर्भ में कहें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, जबकि ऐसा कोई उत्तरदायित्व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होती। और इसमें चूंकि सब कुछ सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होता है, इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं। इसकी चौथी विशेषता आप कह सकते हैं कि इसमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कठोरता रिजिडिटी का क्या है, एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान एक दृष्टि से लचीला भी है और दूसरे दृष्टि से कठोर भी है। अब आपको समझना ये चाहिए कि जब हम किसी संविधान को रिजिड बोलते हैं कि यह क्या है, रिजिड है, या फिर हम बोलते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यदि सरल है, जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में जिस तरीके से सामान्य कानून बनाते हैं उसी तरीके से संविधान में संशोधन भी करते हैं। यानी सामान्य कानून बराबर हो गया क्या चीज़, संशोधन, संविधान में संशोधन। तो जहाँ दोनों प्रक्रियाएं एक है, यानी सामान्य बहुमत से आप कानून भी बना देते हैं, सामान्य बहुमत से आप चेंज भी कर देते हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कहेंगे कि वह क्या है, लचीला संविधान है। लेकिन जहाँ संविधान में संशोधन के लिए थोड़ी सी कठिन और स्पेसिफिक प्रोसेस को अपनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वहाँ कठोरता है। जैसे कि अमेरिका में, तो देखिए हमारे संविधान में, और एक चीज़ और जानिए, ये जो पूरी प्रक्रिया दी गई है यह संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। अब इसमें यह है कि हमारे संविधान का अधिकांश भाग टू थर्ड यानी लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करके यदि वह प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह संशोधन क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया यह है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जहां दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 के साथ साथ आधे जो राज्य हैं 50% स्टेट्स के राज्य के कंसेंट की, सहमत की जरूरत पड़ती है। तो ये करते ही हमारा संविधान क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, क्योंकि हमेशा आपको 50% स्टेट की सहमति नहीं मिलती है। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में आप संशोधन करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पावर को कर्टेल करना चाहते हैं, या हाई कोर्ट के पावर को कर्टेल करना चाहते हैं, या आप शक्तियों के विभाजन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको विशेष मेजॉरिटी के साथ साथ ये 50% स्टेट की सहमति की जरूरत होगी। और ये प्रोसेस कहाँ है, 368 के अंदर है। लेकिन एक चीज़ ये भी जानिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संसद को चेंज करने का तो अधिकार है संविधान में, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र है, आप कितना भी बहुमत पा जाएं। अभी बीच में शोर हो रहा था कि नहीं 400 सीट आ जाएगी तो यह सरकार संविधान चेंज, नहीं, उस सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कोई भी संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा है, वो वायलेट करेगा तो उसको नल एंड वाइड वह घोषित कर सकती है। इसी में एक आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये कहाँ हैं, ये हैं पार्ट 3 में। कभी कभी एक सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के जो 22 मूल भाग थे उसमें कहाँ है, तो आपका आंसर होगा पार्ट 3। दूसरा यह पूछता है कि मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में इसकी जो संख्या थी वह थी 7, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, वह है 6। तो एक कहाँ गए, मूल में 7 थे, अब एक है, एक 6 है, तो एक कहाँ गया। तो उसके लिए याद कीजिए कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने एक संविधान संशोधन पारित किया, 44वां संविधान संशोधन। कब, 1978 में।
और इसने क्या किया, इसके माध्यम से एक और हमारा फंडामेंटल राइट था कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, एक्वायर कर सकते थे हम संपत्ति जितना भी चाहे। लेकिन इसको ले करके बहुत विवाद हुआ, बहुत केस चले, तो 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया। तो अब कितनी संख्या हो गई, अब संख्या हो गई 6। और यह जो फीचर है यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसी तरीके से आप नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये हैं कहाँ पे, ये हैं पार्ट 4 में। पहले व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, तो मौलिक अधिकार 3 में है, और उसके बाद स्टेट तो 4 में है। इसके तहत क्या किया गया है कि राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि आपको यह काम करना है। तो इसीलिए हमको इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोनों में बेसिक अंतर यह है कि यदि पार्ट 3 यानी हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन आप जो चीज़ें कही गई है DPSP में पार्ट 4 में, उसके लिए आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो मूल अधिकार क्या हैं, वे न्याय योग्य हैं, और जो DPSP है वह न्याय योग्य नहीं है। इसी में आपका प्रसिद्ध जो 44वां अनुच्छेद है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का, वह इसी में है। आपको याद ये रखना है कि यह पार्ट 4 में है, और यही चीज़ ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। एक और चीज़ जो आप इसमें जोड़ सकते हैं वह है एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्यों? आपने अपनी ज़िंदगी में अनेक फॉर्म भरा होगा और आगे भी भरेंगे, तो जहाँ भी नेशनलिटी पूछी जाएगी आप इंडियन लिखते हैं, आप ये नहीं लिखते कि आप राजस्थानी हैं या यूपी के हैं या बिहार के हैं या MP के, नहीं। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक केवल और केवल भारत का नागरिक है। लेकिन जब आप US में जाएंगे तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ जिस स्टेट में एक अमेरिकन रहता है वह उस स्टेट का भी सिटीजन होता है, और कंट्री एज ए होल यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का भी सिटीजन होता है। लेकिन हमारे यहाँ केवल एक सिटीजनशिप है। आप राजस्थानी, महाराष्ट्री, गुजराती कुछ नहीं हैं, आप क्या हैं, एक इंडियन। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है उसको आप कह सकते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार। तो इसमें 2-3 बातें समझिए कि यह वयस्क मताधिकार यानी प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में दिया गया है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे ही हमने संविधान बनाया तो हमने प्रत्येक स्त्री पुरुष को, जिसकी उम्र उस समय रखी गई थी 21 वर्ष, तो 21 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क माना गया और उसे मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसको फिर 1988 में कम किया गया और 21 से इसको कर दिया गया 18, और जो संविधान संशोधन था वह था 61वां संविधान संशोधन। तो आज की डेट में प्रत्येक 18 वर्ष का जो स्त्री पुरुष है वह मत देने का अधिकारी है, और यह कहाँ है, 326 में। दूसरी चीज़ स्वतंत्र न्यायपालिका। हमने एक न्यायपालिका, एक इंटीग्रेटेड न्यायपालिका का विचार रखा, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये इंटीग्रेटेड है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि इसको हमने स्वतंत्र रखा है, और इस चीज़ को हमने बाकायदा अनुच्छेद 50 में लिखा है कि जो न्यायपालिका है वह एग्जीक्यूटिव से पूरी तरीके से अलग हो गई। यदि ये एग्जीक्यूटिव के अधीन रहती तो ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। इसलिए जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के, जो ट्रांसफ़र होते हैं, वह जुडिशियरी खुद ही करती है, ताकि वह संविधान का संरक्षक कर सके।
नवीं चीज है पंथ निरपेक्षता, जिसको सेकुलर स्टेट बोलते हैं। तो भारत क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, शासन का कोई धर्म नहीं, हम सेकुलर हैं। लेकिन यह सेपरेशन वेस्ट जैसा नहीं है कि स्टेट और चर्च को पूरी तरह अलग कर दिया। यहाँ मतलब है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। लेकिन यह चीज़ मूल संविधान में नहीं थी। इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जब इमरजेंसी थी देश में और जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और अंतिम चीज़ है फेडरल गवर्नमेंट। इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ाएंगे। सिर्फ ये जानिए कि हमारे यहाँ एक फेडरेशन है, लेकिन उसके लिए हमने फेडरेशन शब्द नहीं बल्कि अनुच्छेद 1 में यूज किया है शब्द क्या? यूनियन। भारत क्या है? संघ है, लेकिन वो फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक हमने वह डाला है जो फेडरेशन की होती है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन हमने किया है, लेकिन हमने सेंटर को मजबूत रखा है। अवशेष शक्तियाँ हमने स्टेट को नहीं दी है, जैसा कि अमेरिका में हमने दिया है सेंटर को। हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका देख लिया आपने, एक संविधान आपने देख लिया। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वह एकात्मकता से जुड़ी हुई है। और जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल, तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से एकात्मक हो जाता है। इसीलिए जो केसी वियर हैं, केसी वियर ने कहा कि भारत का जो संविधान है वह क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध संघात्मक है, क्योंकि यह ऐसा संविधान नहीं है जो पूरी तरीके से संघीय है, बल्कि इसमें बायस है यूनिटरी गवर्नमेंट के प्रति, एकात्मक शासन प्रणाली के प्रति। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसको आप यदि समझ पाते हैं तो भारतीय संविधान को समझना आपके लिए आसान होगा। और फिर हम मुख्य जो इसके पॉइंट है उसको अलग से डिटेल में देखेंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।